तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा पार्ट जो चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़ का प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। हम ये जानेंगे कि प्राइवेट और एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है और साथ ही साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, और साथ ही साथ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक यानी कि इसके बीच का हम लोग प्राइवेट और पब्लिक के बीच का डिफरेंस भी इसी वीडियो के लास्ट में हम जानने वाले हैं। सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज क्लास 11th एंड क्लास 12th अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये पर्टिकुलर चैनल। इस पर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी या फिर कोई भी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड लेक्चर्स है जैसे चैप्टर्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करेंगे, टाइटल को खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप उसको सब देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की ओर, जो कि सबसे पहले होने वाला है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अब एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। There are people providing services like legal services, medical services and is owned by one or more persons। यानी कि हम आजकल आप देखते हैं जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, कोई क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर कोई चीज़ें हो गई जो कि कोई एक पर्सन उसको ओन करता है, मतलब उसका मालिक कोई एक पर्सन होता है या फिर कुछ मल्टीपल पर्सन पार्टनर बन के उसमें रहते हैं। डेट इज़ पार्टनरशिप फर्म। जो मल्टीपल पर्सन जो करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म का नाम दे देते हैं। दीज ऑल आर प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमारी प्राइवेटली ओन्ड होती है। सिमिलरली देयर आर अदर ऑफिसेज एंड businesses, place of businesses that may be owned by the government. There are businesses like operate in more than one country known as global enterprises। यानी कि आप ये भी जान सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट के मेडिकल स्टोर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट के कुछ ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, या फिर कोई मार्ट हो गया। ऐसे गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है, जो गवर्नमेंट उसका ओनर है, तो उसको हम हमारा पब्लिक एंटरप्राइजेस बोल देते हैं। एंड साथ ही साथ हमारा जो ऐसे बिजनेसेस जो कि हमारे मोर देन वन कंट्री में है उसको हम ग्लोबल एंटरप्राइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो मोबाइल मार्केट है जैसे ओप्पो, सैमसंग, वीवो, आईकू हो गया, रेडमी हो गया, शाओमी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी ये सब एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंडर आती हैं। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कोई एक अकेला इंसान या फिर कुछ नॉर्मल जो लोग हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, हम दोनों कोई मिल के कंपनी बनाते हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म यानी कि हमारा एक तरह की क्या नाम से एक बिजनेसेस हो जाता है, जिसको हम अपना प्राइवेट एंटरप्राइज का नाम दे देंगे। Whereas the public sector consists of various organizations owned and managed by the government। जबकि पब्लिक हमारे जो एंटरप्राइजेस होती है उसमें कुछ हिस्सेदारी हमारी गवर्नमेंट की होती है, कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की ही कुछ ब्रांचेस की हो गई, ऐसे हो जाते हैं। मतलब टोटल ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, या तो वो खुद करती है या फिर किसी और को कह देती है भैया हमारे बिहाफ पे आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। In public sector, government plays a major role in organization and formulating the key points related to an organization। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट का मेजर रोल प्ले होता है इस जो हमारा पब्लिक सेक्टर है या फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उसको कंट्रोल करने में। The government acts through its people, its officers, employees who take decisions on behalf of the government। यानी गवर्नमेंट अब कोई इंसान तो नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट एक इंसान है आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसका नाम गवर्नमेंट है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, अब उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके खुद के लोग होते हैं, उसके खुद की कमिटीज़ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज वर फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट इन द कंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। यानी कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनियां बनाई जिससे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करवा सके और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। दीज पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द पब्लिक एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट। यानी कि ये सारी चीज़ें पब्लिकली ओन करी जाती, मतलब पब्लिक इन द सेंस कि ये पब्लिक किसी प्राइवेट पर्सन को ओन नहीं करता है गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट का है पब्लिक के लिए, और इसकी जो हिस्सेदारी होती है ये भी पब्लिक की होती है। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अ पब्लिक एंटरप्राइज में allow are as
यानी कि कौन कौन से पब्लिक एंटरप्राइजेस हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड एट as departments of ministry and are considered part or an extension of the ministry itself। यानी कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड बेवरेजेस हो गया, ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ पावर्स डेलीकेट कर देती, मतलब कुछ लोगों को दे देती, कमिटीज़ बना देती कि आप ये चीज़ संभालोगे, आप ये चीज़ संभालोगे। They have not been constituted as autonomous or independent institution। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कोई खुफिया काम करेंगे या फिर अपने खुद के हिसाब से काम कर सकते हैं। उनको काम करना है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही काम उनको करना रहेगा। These undertakings are under central and state government and the rules सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल। यानी कि इसकी जो अंडरटेकिंग होती है, इसकी जो वर्किंग होती है, इसका जो काम करने का तरीका होता है, वो सारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको बताती है कि कैसे क्या तुमको काम करना है। जैसे कि एग्जांपल आप रह सकते हैं रेलवे, हमारी रेलवे की मिनिस्ट्री हो गई। और फीचर्स हम जान लेते हैं इसका। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर एज फॉलोज। द फंडिंग ऑफ दिस अंडरटेकिंग कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि हमारी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, मिनिस्ट्रीज होती है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? इसको पैसा देती है हमारी गवर्नमेंट देती है। सेकेंड वन इज दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। यानी कि इसमें हमारा अकाउंटिंग, यानी कि इसकी अकाउंटिंग एंड ऑडिट की कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें वो डिफर करेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर द सेम एज एनी अदर एम्प्लॉय डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। यानी कि इसका जो रिक्रूटमेंट हो गया, इसमें जो भर्ती हो गया, या फिर इसमें अगर आपको नौकरी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो जैसे दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है वैसे इसमें भी होता है। इट इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। यानी कि इसमें जो मिनिस्ट्री, जैसे मान लीजिए रेलवे की मिनिस्ट्री है, तो वो केवल रेलवे का ही काम देखेगी, वो जाके एयरपोर्ट नहीं बनाने लगेगी, सड़क का ध्यान नहीं रखने लगेगी, या फिर और कुछ नहीं करने लगेगी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ सच एंटरप्राइज इज टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। यानी कि ऐसी एंटरप्राइजेस जो होती हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर कोई कंपनी खुला हुआ है, कोई एंटरप्राइज है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट के ही रूप में जो मिनिस्ट्री बनी हुई है उस मिनिस्ट्री को जाके बताएगा कि हाँ हमने ये काम किया, अगर कोई लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें बात होगी। सेकेंड वन इज स्टैट्यूटरी corporation। Statutory corporation are public enterprises that are brought into the existence by special act of parliament। यानी कि वो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी कंपनियां होती है, ऐसी एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। जैसे कि आपका LIC है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करके शायद कुछ है, तो वो आपका LIC क्या हुआ कि हमारा जो LIC है वो गवर्नमेंट का है और वो एक्ट के थ्रू आया गया। SBI जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी एक एक्ट है, वो एक्ट से बना है, कोई ऐसे कंपनी नहीं बना दी, वो भी गवर्नमेंट का है। तो ये सब क्या एंटरप्राइजेस क्या है कि यह हमारा क्या होगा कि स्पेशल एक्ट के द्वारा हुई, तो इसलिए उसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का नाम दिया गया है। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय। यानी कि इसी एक्ट में ही इसमें क्या क्या इनको पावर मिलेगी, इनकी क्या क्या वर्किंग रहने वाली है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें इसी एक्ट यानी कि जो कानून है इसमें लिखा रहेगा। It enjoys the legal identity of a corporate person and has capacity of acting in its own name। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो एंटरप्राइजेस होती हैं इनके पास खुद की एक पहचान होती है, और वो जैसे कि एक नॉर्मल इंसान होता है, जैसे कि हम अपने नाम पे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वैसे ये सारी जो एंटिटीज़ होती हैं ये भी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती हैं। फीचर्स की बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, इनके कुछ सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिसको हम जान सकते हैं कि फर्स्ट है दीज आर सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी कि किसी एक्ट के द्वारा ये पास किए जा, एक्ट पास होता है तो इनको बनाया जाता है, और उसका जो कंट्रोलिंग है वो इन्हीं के प्रोविजंस यानी कि जो हमारा एक्ट होता है उसमें जो नियम लिखे होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको प्रोविज़न कहते हैं कि इसमें वर्किंग कैसे होने वाली है, तो उन्हीं प्रोविजंस के द्वारा इसको चलाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। यानी कि होली ओन्ड बाय द स्टेट यानी कि कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे स्टेट से मतलब है हमारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, स्टेट का मतलब है हमारा गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकार के द्वारा ही चलाया जाएगा। दिस एक्ट एज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड, यानी कि एक कॉर्पोरेट की बॉडी की तरह
काम करती है एंड कैन स्यू और बी स्यूड, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ओन द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। यानी कि ये थोड़ा सा इसमें लॉ की टर्म दे दिया गया है, पता नहीं क्यों दिया गया है, बट इसको ऐसे समझिए कि जब लॉ में होता है कि लॉ में एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, कॉर्पोरेट बॉडी जिसको भी हम, जैसे आप सुन रहे होंगे कॉर्पोरेट में ये सब चल रहा है, तो कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि जैसे एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन यानी कि एक इंसान है, बस वो दिखता नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आर्टिफिशियली वो है और वो लीगल है। लीगल यानी कि वो गैर कानूनी नहीं है, वो कानूनी काम कर सकता है। उसके नाम का कोई लाइसेंस आपको पास कराना हो गया, या फिर कुछ कोई चीज़ करना हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो गया, उस पर केस करना हो गया, या फिर कंपनी किसी केस कर सकती है। जैसे सुनते हैं ना कि इस कंपनी ने इस पर केस कर दिया, तो कोई इंसान नहीं करता, वो कंपनी खुद करती। तो क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, उसकी खुद की पहचान होती है, खुद का एक नाम होता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इनको किसी की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली, यानी कि फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि जैसे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है कि ऑडिटिंग या फिर अकाउंटिंग जैसे होता है वैसे इसमें नहीं चलता है। इसमें थोड़ा सा जो प्रोविजंस है इसके जो चलने, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का जो चीज़ें हैं ये इसमें डिफरेंट आता है। अब हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी कि ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है इसको बनाया जाता है इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर में, और इसको चलाया भी जाता है प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एनी कंपनी in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or any state government or government, or partly by central government and partly by one or more state government, and includes a company which is a subsidiary company of such a government company called government company। यहाँ पे बहुत सारी लॉ की बातें होगी, बहुत सारी टेक्निकल बातें होगी, आपके लेवल पे इतना समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि उसका जो पूरा शेयर कैपिटल है, उसका शेयर कैपिटल तो आप जान ही चुके होंगे, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा है तो जो शेयर्स इशू करती है, सुनते होंगे कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो उसकी हिस्सेदारी होती है, यानी कि उसकी ओनरशिप होती है। तो जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो अपनी ओनरशिप बेच के पैसा लेना शुरू करती है। तो मान लीजिए ये हमारी एक कंपनी हो गई, इसमें 51% यानी कि आधे से ज़्यादा 51% क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट इसमें ओन करती है, यानी गवर्नमेंट ने इस कंपनी का 51% हिस्सेदारी ले रखी है। अब गवर्नमेंट में भी क्या है, ये गवर्नमेंट अकेले कर सकती है, या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी यहाँ पे 50% की जो हिस्सेदारी है उसको वो कर सकती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक कंपनी है जिसमें 51% हिस्सेदारी हमारे गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की है। अब कौन से गवर्नमेंट की है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अकेले भी हो सकती है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, यहाँ पे अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मिला के भी हो सकती है। साथ ही साथ कोई मान लीजिए 2 स्टेट गवर्नमेंट साथ में कर ली तो ये भी हमारा, यानी कि इनकी टोटल जो हिस्सेदारी है अगर हम उसका टोटल करें तो वो हमारा आना चाहिए 51% के पास। अब हम कुछ इसके फीचर्स जान लेते हैं। इसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसको अलग बनाती है किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। सबसे पहला है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी कि जो डेफिनेशन में है उसी को पॉइंट में कर दो, इसके फीचर्स बन गए। सिंपल ट्रिक, it has legal identity, the management of the company is regulated by the provisions of the Companies Act like other public limited company, यानी कि सेम वही कहा गया कंपनीज एक्ट में जो जो लिखा है कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है, इसी के द्वारा चलती है, इसी के द्वारा गवर्न होती है। तो उसी से ही आपके 3 पॉइंट बन जा रहे हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि एक कंपनी में कैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हायर होंगे वो उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा किया जाता है। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब हम बात करने वाले कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उसके आज के टाइम पे कहीं ना कहीं उसका रोल चेंज हो रहा है, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वर फॉर्म टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव
इन ऑफ द इकोनॉमी आइदर बाय डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस और बाय कैटलिस्ट। यानी कि जब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे था तो उतने समय जो हमारी पब्लिक सेक्टर थे, हमारी इंडिया में पब्लिक सेक्टर का ही चलता था, यानी गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें करती थी, बाहरी चीज़ें या फिर प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा कुछ प्रोड्यूस या फिर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती। जो कुछ था गवर्नमेंट के ही हाथ में था, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें बेच रही थी, गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें कर रही थी। At the time, the private sector was unwilling to invest in projects which required heavy investment and had a long gestation period। gestation period यानी कि एक तरह से मान सकते हैं कि आपको पैसा लगाना है। प्राइवेट जो हमारे सेक्टर था उसमें क्या था कि वो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को पैसा देती, यानी कि गवर्नमेंट में पैसा लगाती, पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाती, और उसमें क्या था कि लंबे समय तक वेट करना कुछ रिटर्न्स कमाने के। अब कोई इंसान कहीं भी पैसा अपना लगा रहा है तो वो मतलब एक्सपेक्ट करेगा कि उसको कल को वहाँ से बेनिफिट हो, तभी वो पैसा लगाएगा। तो यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लग रहा था। In the post-90s period, after going through a lot of transaction, the new economic policy, यानी कि जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने क्या कहा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। ये आपका क्लास 12th में भी आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी चैप्टर 3 है, वो भी चैप्टर 3 है, उसमें भी LPG चैप्टर 3 में आया है, इसमें भी LPG का थोड़ा सा हिंट दिया है चैप्टर 3 में। ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप। LPG मतलब आपका वो जो घर में गैस सिलेंडर होता है उसका बात नहीं हो रहा, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि बाहरी कंपनियां हमारे इंडिया में आके पैसा लगा सकती हैं। प्राइवेटाइजेशन की अब हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी या पब्लिक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना बिजनेस कर सकते हैं, खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन यानी कि जो फालतू के कोई अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, 100 लाइसेंसेस लगते थे, बट अब वो 100 लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, केवल कुछ इंडस्ट्रीज़ बची कि मान लीजिए 5 से 6 इंडस्ट्रीज़ बची जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत लगती थी, नहीं तो बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रीडिफाइंड, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था पहले बहुत ज़्यादा मेजरली पूरा एक तरह से इकोनॉमी कंट्रोल करती थी, बट अब धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल था उसको छोड़ दिया था। इट वॉज नॉट सपोज टू प्ले अ पैसिव रोल बट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कम्पीट इन द मार्केट विद द अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। यानी कि अब क्या हो गया था कि गवर्नमेंट को मार्केट में लड़ना था, किससे, अपने ही देश के दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, मतलब अपने ही देश में जो प्राइवेट प्लेयर्स है, प्राइवेट कंपनियां हैं और जो गवर्नमेंट कंपनियां, उनको बीच में एक टक्कर टाइप का हो गया था कि कौन ज़्यादा सही से कर पाता है। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डेफिनेटली नॉट वॉज द इन्वेस्टिगेट इन द अर्ली 60s एंड 90s, यानी कि जो हमारे 60s एंड 90s में जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो अब जाके आज के टाइम पे आप देखेंगे तो वैसा सिमिलर नहीं रह गया। आज के टाइम पे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वही उन्हीं का बोलबाला है, वही चल रही हैं। आज के टाइम पे गवर्नमेंट कंपनियां एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऑल्सो नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनको हम MNCs भी कहते हैं। MNCs यानी कि कॉर्पोरेशन S लगा है तो इसलिए MNCs जब प्यूरल फॉर्म में एक तरह से, आर जाइगेंटिक कॉर्पोरेशंस दैट हैव देयर ऑपरेशंस इन नंबर ऑफ कंपनीज, यानी कि हमारी ऐसी एंटरप्राइजेस होती है जिनकी मल्टीपल कंपनीज होती, मल्टीपल कंट्रीज में, यानी कि बहुत सारी कंपनियां कई कंट्रीज में, एक से ज़्यादा। They are characterized by huge size, a large number of products, advanced technology, marketing strategy, network of operation all over the world, यानी कि इनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को चाहिए। इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं जो इनको हेल्प करती हैं ग्रो करने में। इसके फीचर्स की बात करें तो हमारा पहला फीचर होने वाला है, दे हैव ह्यूज फाइनेंस रिसोर्सेज, यानी कि इनके पास पैसे की कमी तो नहीं होने वाली है। दीज कंपनीज ऑफन एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनीज पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड गुड्स, यानी कि ऐसी कंपनियां, ये फॉरेन कंपनी क्या कहती है, हमारी इंडियन कंपनी के साथ जुड़ के, जैसे कि जैसे मारुति सुजुकी का ले लीजिए एग्जांपल, उसमें क्या हुआ कि एक बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आके मिली और साथ में उन्होंने बिजनेस किया, कार बनाना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी दे दी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में हेल्प कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी इंडियन कंपनी, ग्लोबल कंपनी दोनों मिलकर अच्छे से बिजनेस कर पा रही।
दीज कंपनीज पोजेसेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज इन देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनके पास जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा टॉप क्लास रहता है। दे हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि उनके पास बहुत ही अच्छा, बहुत ही खतरनाक तरीके का इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, यानी कि मार्केट में क्या ट्रेंड होने वाला है ये पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं या फिर ये खुद ही मार्केट में एक नया ट्रेंड बना देते हैं। Their operations and activities extend beyond the physical boundaries of their own country, यानी कि उनकी जो operations है, उनकी जो activities है, यानी कि उनका जो business है, उनकी जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोड्यूसिंग या फिर सेल्स हैं, वो एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहती, वो मल्टीपल कंट्री में काम करते हैं, इसीलिए उनको ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं। अगर एक ही कंट्री में रहते हो तो ग्लोबल होता ही ना वो। अब हम बात करते हैं कि हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि होने वाला है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर्स में मीन मैनी थिंग्स, यानी कि इसको हम कई तरह से जान सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट वी आर यूजिंग देम इन, बट इन अ ब्रॉडेस्ट सेंस अ जॉइंट वेंचर इज pooling of resources and expertise by two or more businesses to achieve particular goal, यानी कि जब हमारे दो या उससे ज़्यादा, यानी कि जॉइंट वेंचर यानी कि दो लोग जब मिल रहे हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस साथ में मिलके एक किसी बिजनेस को फंड करें, उसमें टेक्नोलॉजी डालें, उसमें पैसे डालें और उस बिजनेस को रन करें। दो अलग अलग बिजनेस साथ में मिलके हाथ जोड़ के एक नया चीज़ करें, नया बिजनेस करें, तो उसको हम जॉइंट वेंचर का नाम देते हैं। करेंटली अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल लिखना है तो आप वी का देख सकते हैं, जो वी आता है हमारा फोन नेटवर्क, यानी कि वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, एक टाइम पे ये कंपटीटर्स है, लेकिन अब क्या हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए और साथ मिलके एक नया बिजनेस कर रहे हैं। द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड, यानी कि इसमें क्या है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड इसको भी हम साथ ही मिलके शेयर करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो दिस फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन इंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस, जैसे कि जॉइंट वेंचर इंजॉय इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, यानी कि एक से ज़्यादा बिजनेस है, ज़्यादा फंड्स होंगे, ज़्यादा कैपिटल होगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। गेटिंग इनटू जॉइंट वेंचर गिव्स कंपनीज एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि अब दोनों कंपनीज एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रही, वो उसका नेटवर्क जानता है, ये इसका नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, दोनों साथ में मिल गए तो तहलका मच जाने वाला है। एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी, यानी कि मान लीजिए किसी के पास अगर पुरानी टेक्नोलॉजी, किसी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो बेहतर होने वाली है हमारे लिए। इट अलाउस अ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट, यानी कि सेम मार्केट के लिए कुछ नई चीज़ कुछ अलग ढंग में हम कर सकते हैं। इट एनेबल्स देम टू ऑपरेट एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि दो कंपनी से ज़्यादा वर्कफोर्स है, एफिशिएंटली वो वर्क करेंगे और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली कम हो जाने वाला है। इट हेल्प्स देम इस्टेब्लिश अ ब्रांड नेम, यानी कि अब इनमें क्या हेल्प होता है कि इनसे क्या होता है कि अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में बेच रहे हैं, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है और इसका प्राइस भी कम हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा कि इनका जो ब्रांड नेम है वो भी बढ़ जाता है। अब जिसका मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि हम प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ब्रीफ में जानेंगे, तो ये रहा वो। सबसे पहले बेसिस पे जान लेते हैं, मीनिंग है। मीनिंग क्या है? द प्राइवेट सेक्टर इज अ सेक्शन The private sector is the section of the economy formed up of profit seeking companies, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में कौन सी कंपनियां होती हैं? ऐसी कंपनी मेजरली होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर फेसेस लिटिल स्टेट रेगुलेशंस एंड कम्पीट फॉर द मनी ऑफ कस्टमर्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ रेगुलेशंस और रूल्स का फॉलो करना होता है एंड साथ ही साथ इनका मेन गोल होता है कि कस्टमर से कैसे हम पैसे ले सकते हैं। वहीं पे हमारा पब्लिक सेक्टर बात करें तो पब्लिक सेक्टर इज द सेक्टर दैट इज इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस ऑफ सप्लाइंग गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको जनरल पब्लिक को पहुंचाना, वो भी कम दाम में या फिर फ्री एक तरह से कह सकते हैं, ये इनका गोल होता है। द गवर्नमेंट ओज कंट्रोल्स एंड रन्स एंटरप्राइजेस एजेंसीज एंड बॉडीज वेयर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यानी कि ये जो एंटरप्राइजेस होती हैं इनके जो मेन ओनर्स होते हैं या फिर जो इन्हें रेगुलेट करता है वो हमारी जो होती है वो एक तरह से हमारी गवर्नमेंट होती है। अगर वो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें हमारा, तो ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? द प्राइमरी गोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इट्स बिजनेस, जैसे कि मैंने कहा कि मेन गोल इनका क्या होता है, कस्टमर से इनको पैसे निकलवाना है।
प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज टू कैरी आउट एक्टिविटीज डेट आर बेनिफिट फॉर द जनरल पब्लिक, यानी कि आम जनता के लिए जो भी सबसे बेनिफिशियल होने वाला है वो चीज़ पब्लिक को पहुंचाना ही इनका मेन गोल होता है। अगर हम कैपिटल सोर्स की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल सोर्स क्या है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑब्टेन मनी फ्रॉम देयर ओनर्स और थ्रू लोन्स, थ्रू इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स और अदर सोर्सेज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कैसे होता है, लोन ले लेते हैं, ओनर्स उनके कैपिटल डाल देते हैं या फिर वो शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं। गवर्नमेंट की कंपनियां कैसे कमाती है, टैक्स कलेक्शन, एक्साइज और अदर टैक्सेस, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, प्रोवाइड फंडिंग फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि ये क्या होता है, गवर्नमेंट ही हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसको, कंपनियों को पैसा देती है और वो कहाँ से पैसा कमाती है, टैक्स जो हम भरते हैं उससे अर्निंग हो गया या फिर हमारी जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उससे अर्निंग हो गया, साथ साथ जो अदर टैक्सेस होते हैं जैसे GST वगैरह हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, ये सारी चीज़ें से गवर्नमेंट अर्न करती है। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स प्रोवाइड एडवांटेजेस सच एज हायर सैलरी पैकेजेस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि ज़्यादा अच्छा सैलरी मिलता है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन, यानी कि ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। अ कम्पिटिटिव वर्क प्लेस एंड स्ट्रॉन्गर इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स, यानी कि आपको बोनस भी मिलता है और एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है जिससे कि आप और अच्छे से काम करने का मन होता है आपको। Public sector provides a wide range of employee perks such as stability, housing allowance and retirement benefits, यानी कि वहीं पे पब्लिक सेक्टर में देखें तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, फंड मिलता है आपको और साथ ही साथ आपको पेंशन मिलती है या फिर आपको हाउसिंग मिल जाता है कहीं कहीं पे या फिर अलाउंस मिल जाता है, अलाउंस यानी कहीं कहीं छूट मिल जाती है, हॉस्पिटल बेनिफिट्स हो गए, तो ऐसी चीज़ें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब हमारी सिक्योर नहीं होती, सिंस पुअर परफॉर्मेंस माइट रिजल्ट इन डिसमिसल। कंपनीज कैन ऑल्सो टर्मिनेट एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट और स्केल बैक ऑपरेशंस, यानी कि अगर कंपनी को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को हटा देगी क्योंकि उनको हटाने से उनका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट भी उनकी कम हो जाएगी। वहीं पर अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे सिक्योर्ड एक तरह से जॉब होती है और पॉसिबिलिटी जो है उनके परफॉर्मेंस मतलब ख़राब परफॉर्मेंस के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसा बहुत ही उसकी पॉसिबिलिटी एक तरह से ना ही समझिए, मतलब ज़ीरो ही है एक तरह से। क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन क्राइटेरिया इन प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स आर मेनली बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयज मेरिट एंड जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट में बात करें तो द क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन इन द पब्लिक सेक्टर आर टिपिकली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयज सीनियरिटी, यानी कि यहाँ पे एज आपकी देखी जाती है। अगर आप सीनियर हैं, आपकी एज बढ़ रही है, ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्रमोशन है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिल जाएगा। कंसर्न एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, फाइनेंस होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होता है, FMCGs होता है, कंस्ट्रक्शन, होटल्स होता है, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर मेजर फील्ड्स आर विद इन द अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एग्जाम्पल्स इसको आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक सेक्टर में देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे आपको पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया। तो यहाँ पे जो मेजर चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर ही संभालता है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको देखती है। एंड यहाँ पे हमारा जो आज का क्लास है वो होता है ख़त्म। बट इसको वीडियो को बंद करने से पहले यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। और यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद भी आएगा तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इन नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल।